हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल की न्यू वीडियो में। आज हम जानेंगे बीएससी एजी के 7th सेमेस्टर के सब्जेक्ट सिल्वी कल्चर एंड एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं सिल्वी कल्चर के बारे में, परंतु एग्रो फॉरेस्ट्री के ही अंदर सिल्वी कल्चर आता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं सिल्वी कल्चर के बारे में। सिल्वी कल्चर दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। सिल्वी का अर्थ होता है फॉरेस्ट और कल्चर का अर्थ होता है कल्टीवेशन, यानी फॉरेस्ट का कल्टीवेशन करना क्या कहलाता है? वन संवर्धन कहलाता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा इस प्रकार है: वनों के पेड़ पौधों को उगाना तथा उनकी ट्रेनिंग, प्रूनिंग तथा कटिंग करना सिल्वी कल्चर कहलाता है। सिल्विक्स सिल्विक्स का अर्थ होता है कि इसके अंतर्गत हम वनों के पेड़ पौधों की लाइफ हिस्ट्री, जनरल कैरेक्टर्स और फॉरेस्ट्री और किसके रेफरेंस में जानते हैं? इन्वायरमेंटल के लिए। इसको हम लोगों ने हिंदी में इस प्रकार जंगली पौधों की लाइफ हिस्ट्री तथा उनके गुणों तथा दोषों को उनके गुने वाले वातावरण के संदर्भ में अध्ययन करना क्या कहलाता है? सिल्विक्स कहलाता है। कॉपिंग कॉपिंग क्या होती है? इससे कॉपिंग को समझते कॉपिंग को समझने से पहले हमको क्राउन क्राउन को समझना पड़ेगा। क्राउन क्या होता है? पौधे के ऊपर जो ये इस प्रकार की संरचना जो ऊपर बनी होती है, इसे क्राउन बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? क्राउन की डेंसिटी बढ़ाने के पेड़ों की कटिंग करना कहलाता है कॉपिंग्स कहलाता है। ठीक है, यहाँ से काट देना क्या कहलाता है? जिससे कि ये क्राउन जो है अधिक अधिक संख्या में निकले, या कि शाखाएं अधिक संख्या में, जिससे क्राउन बड़ा बड़ा बने। तो सीडलिंग जानते हैं, 20 से 1 मीटर लंबे पौधे को इसके अंतर्गत रखते हैं। फिर ट्री क्या हो जाते हैं? 1 मीटर से लंबे पेड़ पौधे को ट्री के अंदर आ जाते हैं। फिर कॉनोपी, पेड़ों के क्राउन कितनी जगह घेरता है, यानी पेड़ों की जो कनोपी है ये हमारी, ये कितनी जगह घेरती है, इसको क्या तो कैनोपी बोलते हैं। ठीक है। वर्जिन फॉरेस्ट, ऐसे जंगल जिनमें अभी तक मनुष्य ने किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया है, क्या कहलाते हैं? वर्जिन फॉरेस्ट कहलाते हैं। ग्रोइंग स्टॉक क्या कहलाता है? यानी कि जो एक निश्चित क्षेत्र में फॉरेस्ट में जंगल में पौधों की संख्या को ग्रोइंग स्टॉक कहते हैं। ठीक है। नीड्स ऑफ सिल्वीकल्चर, यानी वन संवर्धन के लिए की आवश्यकता है। प्राइमरी नीड्स क्या है? भोजन, फल, चारा, ईंधन, रेशे के लिए हम सिल्वीकल्चर अपनाते हैं। और सेकेंडरी नीड क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन ही सबसे ज्यादा करते हैं, वनों में नाइट्रोजन फिक्सेशन सबसे ज्यादा होता है। सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन का मतलब है कि इसके अंदर का सॉइल की जो पोषक तत्व जो हानि हो जाती है वो पूर्ति हो जाती है। फिर वाइंड बेल्ट एंड शेल्टर बेल्ट, वाइंड बेल्ट और शेल्टर बेल्ट का मतलब क्या होता है कि वाइंड मत बेल्ट का मतलब होता है कि ऐसी बेल्ट जिससे कि हमारे फसलों के आसपास पेड़ पौधे उगा दिए जाते हैं, जिनसे कि क्या हवा या आंधी हमारे पेड़ पौधों को अधिक नुकसान ना कर सके। शेल्टर बेल्ट भी इसी प्रकार होते हैं, परंतु इसमें क्या है? इसमें लाइन से पौधों को लगाते हैं, सबसे बड़े, उसके बाद उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर सबसे छोटे, उसके बाद फसल, उल्टे तरफ फसल। ठीक है। तो कैनोपी डेंसिटी के आधार पर वनों का वर्गीकरण किस प्रकार है? वेरी डेंस फॉरेस्ट, यानी 70% से 70% से अधिक डेंस है तो उनको वेरी डेंस रखा गया। मॉडरेटली डेंस कैसे में रखा? 40 से 70% के बीच में है तो उनको मॉडरेटली। ओपन फॉरेस्ट में 10 से 40% है, उनको ओपन फॉरेस्ट का स्कर्ब, यानी 10% से कम। इसको मतलब कि जंगल कहना है, वन कहना ही गलत होगा। ठीक है। और 10% से कम वालों को वन कहना ही गलत। इसलिए कल्चर को प्रभावित करने वाले कारक जलवायु, मृदा कारक, स्थलाकृतिक, जैविक कारक। सिल्विक कल्चर के लाभ: कंट्रोल कॉम्पोजिशन, यानी सिल्विक कल्चर से क्या लाभ होता है? इससे कि हमारी जो क्रॉप होती है वो उसको उसको ग्रोइंग करने का समय मिल जाता है। प्रोडक्शन ऑफ लार्ज वैल्यूम पर यूनिट, यानी हमको प्रोडक्शन जो होता है वो अधिक होता है, जिससे कि एक तरफ फसल से भी हम लाभ कमाते हैं और दूसरी तरफ हम ट्री जो उगते हैं उनसे उनसे भी हमको फायदा होता है। इंक्रीज क्वालिटी ऑफ टिम्बर, टिम्बर का अर्थ है तो लट्ठे, जो लकड़ी प्राप्त होती है उसको टिम्बर बोलते हैं। रिडक्शन ऑफ रोटेशन पीरियड, यानी कि अब रोटेशन पीरियड का मतलब क्या है? इससे हमको फायदा होता है कि जिससे कि पोषक तत्वों की जो मात्रा होती है वो ट्रीज पूरे कर देते हैं, जिससे कि लिंचिंग की जो क्रिया हो जाती है, तो वो लिंचिंग की क्रिया से गए पोषक तत्व पुनः से ट्रीज की जड़ें क्या है ऊपर ले आती हैं, जिससे रिडक्शन रोटेशन पीरियड हो जाता है। फॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन, जिससे कि एफॉरेस्टेशन यानी रिफॉरेस्टेशन की क्रिया भी इससे हो जाए। सर्टन ऑफ मेड फॉरेस्ट इन प्लेस ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट, यानी कि पौधों द्वारा मानव द्वारा बनाए गए वन क्या है? नेचुरल फॉरेस्ट की जगह ले सकते हैं। ठीक है। जितने वन हम लोगों ने काटे हैं वो हम पुनः से लगा सकते हैं इस प्रकार। ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी है 1894, वाइल्ड लाइफ एक्ट है 1972 में, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1952 में, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1976 में है, नेशनल फॉरेस्ट एक्ट आया 1986 में, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट आया 2002 में। एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री के दो शब्दों से मिलकर एग्रो एग्रो का अर्थ हो गया एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री का तो फॉरेस्ट प्लांट कल्टीवेशन, यानी
जो वनों के पौधे होते हैं उनका कल्टीवेशन क्या कहलाता है, एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम जानते हैं, इसके अंतर्गत कृषि वानिकी, कृषि की विज्ञान की भाषा का, जिसके अंतर्गत हम फसलों तथा वन्य पेड़ पौधों को साथ साथ उगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले जाते हैं नीड्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, क्यों हम कॉल सकते हैं सस्टेनेबल यील्ड, यानी कि इससे सस्टेनेबल यील्ड का मतलब क्या है कि हमको उपज अच्छी खासी प्राप्त हो जाती है, और क्या है, एक निश्चित उपज प्राप्त हो जाती है। जैसे कि अगर मान लो हमारी कभी कभी फसल क्या है, नुकसान हो जाता है, फिर भी हमको फसल प्राप्त है, इसको इंश्योरेंस इन कैश क्रॉप्स भी कहते हैं। फिर बेनिफिट्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री क्या हो गया, वातावरणीय लाभ, एक तो हो गया पोषक तत्वों के स्थिरीकरण हो गया, दूसरा क्या होगा, वातावरण में कार्बन की मात्रा भी कम हो गई। ठीक है, इकोनॉमिकल लाभ के अंदर क्या था कि उत्पादकता करना, आय का बढ़ना। ठीक है, इसी के अंतर्गत क्या हो गया, और भी अन्य लाभ हो गए। ठीक है, हानियाँ क्या हो गई, कि इससे क्रॉप कंपटीशन बढ़ गया, यानी कि जो पहले पोषक तत्व जो फसलें ही ले रही थी, परंतु अब क्या है, जो ट्रीज लगा है वो भी हमारे लेंगे। फिर एलोपैथी क्या हो गई, इसके अंतर्गत हानिकारक जो, हाँ, एक जीव, एक पौधे से निकलने वाले हानिकारक जीव उसके लिए तो हानिकारक नहीं था, परंतु दूसरे दूसरे पेड़ पौधों को बढ़ने नहीं देते, इसे एलोपैथी कहते हैं। एलर्जी, यानी कि एलर्जी क्या होती है, कभी कभी पौधों से एलर्जी भी हो जाती है, जिसको वाटर डिफिशियंसी, यानी कि ऐसी जिससे कि जल जल की मात्रा में कमी, जैसे यूकेलिप्टस लगाने से क्या होता है कि वो आसपास के जल जल को सोख लेता है। तो आगे चलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, जो पहले हम लोग झूम कृषि करते थे उसको ही शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत हम जानते हैं, इसके अंतर्गत हम वन को काट कर कृषि करते हैं तथा उस स्थान की मृदा अनुपजाऊ होने के बाद उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, इसे शिफ्टिंग कृषि या झूम कृषि कहते हैं। इसे पूर्व के राज्यों, यानी मेघालय होगा, मणिपुर हो गया, इन स्थानों पर दक्षिणी राज्यों में भी की जाती थी, की जाती है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, क्लासिफिकेशन है एग्रो फॉरेस्ट्री का। इसके अंतर्गत आते हैं स्ट्रक्चरल बेसिस, स्ट्रक्चरल बेसिस के अंतर्गत दो आते हैं, जिसको बोलते हैं एग्री, पहले आता है नेचुरल कंपोनेंट, नेचुरल कंपोनेंट जानते हैं, एग्री सिल्वीकल्चर, इसके अंतर्गत बहुत सी शाखा है जिनको हम बाद में जानेंगे। फिर आता है इसी के नेचुरल कंपोनेंट में आता है सिल्वी पॉस्चर, फिर एग्री सिल्वीकल्चर, और अदर्स में आते हैं जैसे एपिकल्चर आ गया, एक्वा फॉरेस्ट्री आ गई। फिर आता है एमेनेज ऑफ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं स्पैटिकल और टेम्पोरल। फिर फंक्शन बेसिस के अंदर आते हैं फंक्शन बेसिस के अंतर्गत आते हैं, एक सेकेंड जरा, हाँ, फंक्शन बेसिस के अंतर्गत इसी प्रकार सोशल इकोनॉमिक के अंतर्गत बहुत सी शाखाएं आती हैं, और इलॉजिकल बेसिस के अंतर्गत भी। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही जानने की जरूरत है, आगे हम और भी जानेंगे। एक्वा फॉरेस्ट्री जानते हैं, एक्वा फॉरेस्ट्री क्या होती है, जब वन्य पेड़ पौधों को तालाबों के आसपास उगा करता था, तालाब के अंदर मछली पालन किया जाता है, तो इसे एक्वा फॉरेस्ट्री, ये बिहार आदि राज्यों में अधिक फेमस है। फिर एपीकल्चर आता है, इसके अंतर्गत हम कृषि के साथ क्या करते हैं, मधुमक्खी पालन भी करते हैं, तो इसे एपीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर जानते हैं, इसके अंतर्गत हम रेशम कीट का पालन करते हैं, ये रेशम कीट ज़्यादा शहतूत के पेड़ यानी मोरस और अल्पा के अंतर्गत अधिक हुआ, मतलब लगाए जाते हैं। फिर एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम इंक्लूड्स, यानी कि क्या क्या एग्री सिल्वीकल्चर के अंदर आता है, एली क्रॉपिंग, इसको हम आगे पढ़ेंगे। मल्टी स्पीसीज गार्डन, मल्टी स्पीसीज गार्डन का मतलब, स्पीसीज ट्री गार्डन का मतलब कोई एक से अधिक स्पीसीज को एक गार्डन में लगाना। ट्रंगा सिस्टम क्या होता है, ये झूम कृषि की तरह होता है, परंतु इसमें क्या करते हैं कि एक पेड़ों को पूरी तरह साफ करके फिर पेड़ों के साथ में ही फसल को उगाते हैं, 2-3 साल के, और उसके बाद आगे की फसल हम अगले स्थान पर इसी प्रकार उगाते हैं। आगे हम इसको अच्छे से जानेंगे। स्क्वायर ट्रीज टू फार्मलैंड, फिर आता है प्लांटेशन ऑफ अदर क्रॉप, यानी कि उसके, फिर आता है मिक्सचर ऑफ प्लांटेशन ऑफ क्रॉप, फिर आता है बायोमास ट्रांसफर। ठीक है, फिर आता है सेड ट्रीज टू कमर्शियल, यानी कि जो बड़े पेड़ होते हैं उनको कमर्शियली यूज लेना। ठीक है, ट्रीज फॉर फ्यूल वुड प्रोडक्शन, इसके अंतर्गत ट्रीज आर फ्यूल वुड प्रोडक्शन, यानी कि इसके अंतर्गत हम ट्रीज का प्रयोग करते हैं लकड़ी के प्रोडक्शन के लिए। फिर आता है शेल्टर बेल्ट एंड वाइन ब्रेक, हमने इसको बता दिया। रोटेशन लॉट, रोटेशनल वुड लॉट, बाउंड्री मेकिंग, यानी कि हम एक स्थान पर, जैसे मान लो ये हमारा खेत है, तो इसके चारों तरफ हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक हमने पेड़ लगा दे, एक यहाँ पे पेड़ लगा दे, एक यहाँ पे पेड़ लगा दे, एक यहाँ पे पेड़ लगा, इस तरीके से हम चारों तरफ लगा के अपनी बाउंड्री को मार्किंग कर लेते हैं। फिर आता है टोंगा सिस्टम, अभी हमने तो बताया था, इसके अंतर्गत हम एक निश्चित क्षेत्र में वनों को काट कर पुनः उसी स्थान पर पेड़ों को लगा करता था, उसके साथ ही उस क्षेत्र में फसल 2 से 3 साल तक लग सकती है, क्योंकि तब तक पौधे बड़े होने लगते था, तथा फिर फसलें वहां पर नहीं उग पाती।
तथा या पुनः दूसरे स्थान पर उगाए जाते हैं। इस सिस्टम का सर्वप्रथम वो बर्मा में 1862 में हुआ तथा उसके बाद नाइजीरिया में 1928 में होता था। फिर एली क्रॉपिंग आ जाता है। एली क्रॉपिंग के अंतर्गत हम रोपित वृक्षों या झाड़ियों के पंक्तियों के बीच में से फसल उगाते हैं। ठीक है, एली क्रॉपिंग को हैंड ग्रो इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। वाइन ब्रेकर, इसके अंतर्गत हम ऐसे वृक्ष को खेती के चारों ओर लगाते हैं जिससे कि फसलों की आंधी आदि से हानि ना हो सके। वाइंड ब्रेक और शेल्टर ब्रेक में अंतर इतना है, बेल्ट में अंतर सिर्फ इतना है कि वाइंड ब्रेक में सिर्फ हम एक लाइन लगाते हैं पेड़ों की, परंतु क्या शेल्टर बेल्ट में क्या करते हैं, हम पहले एक लाइन लगाते हैं, फिर दूसरी लाइन लगाते हैं, फिर तीसरी लाइन लगाते हैं, ये लाइन छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, इस तरीके से पेड़ों की लाइन लगाते हैं। फिर आता है कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को जानते हैं। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। प्रोसिप्स सिनेरिया किस वनस्पति का नाम है? खिजड़ी। शुष्क क्षेत्रों का कल्प वृक्ष भी इसको बोलते हैं। फिर आता है टी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? देहरादून में। जादुई वृक्ष की उपमा दी गई सबुल को आंवले की 4 प्रजातियों के साथ अंतः फसल उत्पादन कहलाता है। क्या कहलाता है? कृषि उद्यानिकी कहलाता है। कंपोनेंट ऑफ एग्री फॉरेस्ट, इसको जानने से पहले हम जान लेते हैं सिल्वीकल्चर के अंतर्गत आते हैं कि फॉरेस्ट जो वन वन के पेड़ पौधे उनको उगाना आता है। एग्रीकल्चर के अंदर एग्रीकल्चर यानी फसलें उगाना आता है। एक्वाकल्चर के अंदर फिशरीज यानी फसल यानी मछली पालन आता है। पॉस्चर के अंदर एनिमल यानी एनिमल से जुड़ी घासों का चारागाह का प्रयोग किया जाता है। हॉर्टिकल्चर का आता है फल उत्पादन। ठीक है, तो इनको अब अच्छे से जानते हैं। एग्री सिल्वीकल्चर दिया है, जैसे एग्री का मतलब क्या हो गया? फसल हो गया। सिल्वी का मतलब क्या हो गया? हमारा फॉरेस्ट यानी फसल फसल और वनों को एक साथ लगाना, क्या हुआ? एग्री सिल्वी कल्चर। फिर आता है सिल्वी पॉस्चर कल्चर, यानी सिल्वी का यानी सिल्वी का मतलब क्या होगा? फॉरेस्ट, और पॉस्चर का मतलब हुआ चारागाह, चारागाह को साथ में उगाना। फिर आता है एग्रो हॉर्टिक सिल्वी कल्चर। एग्रो हॉर्टिक का मतलब क्या हुआ? एग्रो का मतलब हुआ कृषि, हॉर्टिक का मतलब हुआ हॉर्टिकल्चर, सिल्वी का मतलब क्या? सिल्वी का मतलब हुआ वन्य संवर्धन। फिर बाउंड्री प्लांटेशन, ट्री प्लस क्रॉप्स हो गया। ठीक है, बाउंड्री प्लांटेशन आपको बता दिया हमने। एक्वा फॉरेस्ट्री बता चुके हैं क्या होता है। इसके अंतर्गत क्या करते हैं? मछली पालन के साथ में क्या करते हैं? वन के पौधों को आसपास तालाब के उगा के उसके अंदर तालाब के अंदर हम मछली पालन करते हैं। फिर ब्लॉक प्लांटेशन, ब्लॉक ऑफ क्रॉप्स, ये भी क्या है? अब आगे चलते हैं सिल्वी ओलेरिकल्चर, यानी ट्रीज और वेजिटेबल्स को जब साथ में उगाते हैं तब क्या इसे बोलते हैं? तब इसे सिल्वी ओलेरिकल्चर बोलते हैं। हॉर्टी पॉस्चर फ्रूट प्लस एनिमल ग्रास को उगाते हैं। फिर हॉर्टी एंड ओलेरिकल्चर, फ्रूट ट्रीज और वेजिटेबल क्रॉप को जो साथ में उगाते हैं। फॉरेस्ट्री यानी फॉरेस्ट्रीज और पॉस्चर यानी चारागाह के लिए जो चारा घास के उगाते हैं वो इसके अंतर्गत है। शेल्टर बेल्ट आपको बता चुके हैं अभी। बायोड्रेनेज स्पीसीज के लिए उपयुक्त है यूकेलिप्टिस। ठीक है, टेरकॉर्निस। फिर यशवंत किस वृक्ष से तैयार क्लोन है? यूकेलिप्टिस से तैयार क्लोन है। फिर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस दृष्टि से कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है। वन सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? मिजोरम है। भारतीय वन स्थिति की रिपोर्ट कौन लाता है? FSI, फॉरेस्ट सर इंडियन फॉरेस्ट सर्वे। ठीक है, इसको इस प्रकार पढ़ते हैं। आगे चलते हैं देश का वन आवरण भौगोलिक क्षेत्र, यानी क्या है वन आवरण? पहला तो एक ये हो गया जिसमें वन लगे हैं इस तरीके से है, और दूसरा ये हो गया जिसमें कि पेड़ों की छाया तक जाती है, वो है 2.89%। और जिसमें पूर्ण रूप से वन लगे हैं उसको क्या बोले? 2.61%। जो दोनों को जोड़ के अगर बोलेंगे तो क्या बोले? देश का वन और वृक्ष क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना? 24.56% है। वृक्षारोपण करके ये उगाया जाता है, मान लो किसी ने वृक्ष लगाया उससे। और जो स्वयं के वन है जो खुद से हुए हैं वो 21.67% है। फिर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 3 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये अपने क्रम में लिखे हैं। फिर कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले शीर्ष 3 राज्य कौन है? मिजोरम है 85.41%, अरुणाचल प्रदेश है 79.63% और मेघालय है 76.33%। फिर ISFR की पहली रिपोर्ट 1987 में होती है, या प्रतिवर्ष प्रति प्रति रिपोर्ट 2 वर्ष में आती है। और अभी ये 2016 में आई थी, फिर 2022 में आएगी। नहीं नहीं, 2022 में नहीं, सॉरी, 2019 में आएगी। फिर भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया। वन क्षेत्र में भारत का स्थान 6वां है। रशिया, ब्राजील, कनाडा। अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 मार्च। पृथ्वी दिवस 21 अप्रैल। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। ठीक है, इस तरीके से ये हमारी क्लास खत्म हो गई है। अगर आपको इस क्लास से कुछ भी समझ में आया हो
तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।